पहले एक चीज को समझ लेते हैं। पहले कोर टीम क्या है और क्यों जरूरी है इसके अंदर, इस सिस्टम में कोर टीम का महत्व क्या है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। उसके बाद अपनी बात चालू करते हैं। देखिए, कंपनी का जो काम है ना, वो क्या है? कंपनी का काम है प्रोडक्ट की सप्लाई करना, समय पर एक सुंदर सा मार्केटिंग प्लान बनाना, समय पर आप लोगों को पैसा वितरित कर देना, समय समय पर नए इनोवेशन को लेकर आना सिस्टम में, और सिस्टम को तरलता के साथ चलाना जिसमें किसी भी तरह के कोई भी चैलेंज हमारे फील्ड के अंदर ना आए। ये कंपनी का काम। लेकिन अब आपका और मेरा क्या काम है? आपका मेरा काम यह है कि टीम में जितने भी चैलेंजेस हैं, जिन भी लोगों को इस सिस्टम को बिल्ड करने में किसी भी तरह की तकलीफ आती है, किसी भी तरह के झगड़े होते हैं, रिलेशनशिप खराब होते हैं, तो उसके आधार पर हम अपना एक एजुकेशन सिस्टम बनाएं। और उस एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत यूनिक एजुकेशन सिस्टम से हुई, और यूईएस आरसीएम का एकमात्र एजुकेशन का सिस्टम है। बड़ी वर्ल्ड की कंपनी देखेंगे तो वहाँ 8-8, 10-10 एजुकेशन सिस्टम काम करते हैं, लेकिन आरसीएम की खास बात यह है कि यहाँ पर शुरू से लगाकर नीचे से लगाकर टॉप तक की पूरी लीडरशिप एक साथ है, और इसका नतीजा है कभी दो फाड़ हुए नहीं, हमेशा एक ही तरह का सिस्टम चला। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि जितने भी सीनियर लीडर हैं वो सब लोग मिलकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन का सिस्टम बनाते हैं, जिसके तहत ये सारे अनुभवी लोग जो अभी स्टार रूबी पिन पर पहुंचे हैं या उनसे ऊपर की पिन पर पहुंचे हैं, इनके पूरे जीवन के अनुभवों को इकट्ठा कर जो जो भी गलतियां हमारे से हुई है, वो गलतियां अब आपको न करनी पड़े। जहां जहां हमने सिर फोड़कर अपनी चोट लगाई, अब आपको फिर दोबारा सिर न फोड़ना पड़े। उसके आधार पर सिस्टम का निर्माण हुआ, और सिस्टम पर आज पूरे हिंदुस्तान में यूनिक एजुकेशन सिस्टम की सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग्स होती है। और आज ये फंक्शन भी है, तो इस पे आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है यूनिक एजुकेशन सिस्टम, है ना। तो ये यूईएस आरसीएम अलग अलग नहीं है। आरसीएम का एक पार्ट है यूईएस। यूईएस काम करता है एजुकेशन पर, आरसीएम काम करता है प्रोडक्शन पर, सिस्टम पर, और तरलता हमारे सिस्टम में कैसी बनी रहे उसके आधार पर। अब हमारा काम क्या है? हम फील्ड की समस्याएं कंपनी तक ले जाएं, और कंपनी जो करना चाहती है उसको फील्ड तक ले जाएं। ये एक पुल का माध्यम से हम काम करते हैं, और अक्सर ये चाहते हैं कि रोज और हमेशा टाइम टाइम पर नए नए कोर लीडर हमारी टीम में आते रहे। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि हर एक अंतराल का अनुभव अलग अलग होता है। हमने जब बहुत ज्यादा फील्ड पर काम किया था, उस समय हमारा अनुभव अलग तरह का था। उस समय के अलग तरह के चैलेंज थे, अलग तरह के प्रोडक्ट थे, अलग तरह के सिस्टम थे। और उसके बाद जैसे जैसे बदलाव आया, अभी भी बहुत सारे परिवर्तन हैं, और अगले 5-10 सालों बाद फिर परिवर्तन आएंगे। तो हर टाइम फ्रेम का लीडर हमारे पास होना चाहिए, ताकि उस समय की तत्कालिक चैलेंजों का हमें पता चले और उसके आधार पर सिस्टम बनाया जाए। अभी नए बच्चे आए हैं, तो अभी बहुत जल्दी यूईएस की ऐप, जनरली 1 सितंबर में ऐप आ जाएगी आपके पास यूईएस की। और फिर आप क्या देखेंगे कि अभी तक तो आगरा में कोई सेमिनार हो रही है तो कोऑर्डिनेशन नहीं होता था। आगरा में मैंने भी सेमिनार दे दी, पता चला कि एक एक्स ने भी दे दी, वाई ने भी दे दी, जेड ने भी दे दी, और जब फंक्शन हुआ तो पता चला कि हॉल भी पास में है। अभी कोऑर्डिनेशन क्यों? क्योंकि वो अंदर से नहीं चाहते थे ऐसा हो, लेकिन क्योंकि आपस में कोई कनेक्शन का सिस्टम नहीं था, इसलिए सब लोग अपना अपना काम कर लेते थे, जबकि हम 4 गुना ताकत लगा रहे थे। अब आप क्या देखेंगे कि एक सेमिनार अगर फिट हो गई आगरा में, तो दूसरी हो ही नहीं पाई। दूसरा, हिंदुस्तान में किस किस की सेमिनार कहाँ है, आपको एक प्लेटफॉर्म पर नजर आएगी। तीसरा, आपको जो पोस्टर के लिए इधर उधर भागना पड़ता है, कहीं पर भी कोई पोस्टर नहीं मिलेगा, पोस्टर भी सब ऐप में मिलेंगे। जब भी आप किसी सेमिनार को क्लिक करेंगे तो उसी पर आएगा डाउनलोड योर पोस्टर, और आप पोस्टर को भी डाउनलोड वहीं का वहीं कर पाएंगे, और सब कुछ आप एक प्लेटफॉर्म पर देखेंगे। अब एआई उसके अंदर काम करेगा कि एक सिटी अगर यहां है और अगर पास में टूंडला है, तो वो टूंडला की सेमिनार लेगा ही नहीं। एआई कलेक्ट कर लेगा कि 60 किलोमीटर के दायरे में इस डेट में कोई दूसरा फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये सब नई जनरेशन की वजह से हो रहा है। चलो बातचीत चालू करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखिए, कोई भी आदमी प्रयास कब करता है, पहले इसको समझो। प्रयास कब करता है? जब उसे लगता है कि मैं सफल हो जाऊंगा। जब हमें पता रहता है कि हम असफल होंगे तो हम वहां प्रयास नहीं करते। जैसे एग्जांपल, यहां से रेलवे स्टेशन की दूरी 10 मिनट की है, बाइक से अगर जाएं तो 10 मिनट की है। तो
अगर 1 मिनट ही ट्रेन छूटने में है और 10 मिनट का रास्ता है तो आप प्रयास करेंगे? आप हार मान लेंगे, आप सोचेंगे कि यार ये अब तो ट्रेन मिलेगी ही। लेकिन 10 मिनट है और 9 मिनट तो आप फिर भी प्रयास करेंगे, क्योंकि आप कहेंगे मैं थोड़ा अपनी क्षमताओं से तेज काम करूंगा और मैं वहां पर पहुंच जाऊं। इसका मतलब कि जब हमें बिलीव होता है कि ऐसा होने से मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा, तो हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग को मैं खोलना चाहता हूं। किस तरीके से? किसी को लगता है कि यार मुकेश कोठारी कुछ चंद लोग ही होते हैं, सुरेंद्र वत्स जी, जो इतने कामयाब हो जाते हैं, शायद इनके अंदर भगवान ने कुछ स्पेशल गुण भेजे होंगे, रामकिशन जी अगर स्टार रूबी पे पहुंच गए। तो ये हमारे दिमाग की एक फितरत है। हम ये एनालिसिस कब कर पाते हैं? जब हम जीवन के अनुभव को ले लेते हैं, और जब बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद भी जब असफल होते हैं तो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है कि सारे लोग सब सफलता के लिए नहीं होते। और जब हम ऐसा सोच लेते हैं तो हमारी कार्य क्षमताएं प्रभावित होना चालू हो जाती है, और फिर हमारे काम उस लेवल पर नहीं रहते जो शुरुआती लेवल के थे, और फिर हमें उतनी सफलता नहीं मिलती। तो पहले मैं बता दूं, ट्रेनिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे एक व्यक्ति को मरने के लिए तैयार किया जा सकता है। हेलो, कामयाबी की बातें नहीं कर रहा हूं, उससे ऊपर। इसके लिए अगर मैं सही तरह से मोटिवेशन दूं, मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो लादेन साहब मरने की ट्रेनिंग देते हैं कि तुझे कयामत की रात तक पहुंचना है, और अगर अल्लाह के दरवाजे पर तुझे पहुंचना है तो तुझे इतने लोगों को मारना पड़ेगा। और उस दिमाग की इतनी जोरदार फीडिंग होती है कि एक आदमी गोली मारते हुए भी मुस्कुराता है और गोली खाते हुए भी मुस्कुराता है। मतलब इस तरह से ट्रेनिंग होती है कि गोली जब अंदर जाती है तब भी वो मुस्कुराता है। तो जब कोई आदमी मरने के लिए तैयार हो सकता है, आप कैसे बिलीव नहीं करेंगे कि कामयाबी के लिए तैयार नहीं हो सकता? हमारे सही रास्तों की पहचान जिस दिन हो गई तो हम कामयाबी के लिए तैयार हो जाते हैं। और किसी चीज को अगर आप एग्जाम्पल से देखना चाहते हैं तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं तो समझ में आएगा पूरा। यहां पर कोई आदमी ऐसा जिनको नाचने में बहुत हेजिटेशन है। प्लीज प्लीज देखिए, देखो पहले तो आप लीडर हैं, एक दूसरे पे इशारा मत कीजिए, किसी को मोटिवेट मत कीजिए। आप नाचने में आपको हेजिटेशन है, जनरली आप नाचते नहीं होंगे कहीं पे भी, आइए मेरे पास आइए। अभी 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 एक सिस्टम देखते हैं कि इनको नाचने से हेजिटेशन है और ये कभी नाचते नहीं, है ना? अब क्यों नहीं नाचते, इनसे थोड़ा सा समझते हैं। और जब हम किसी चीजों को समझते हैं तो उससे कई रास्ते निकलते हैं और हमें लगता है कि यार ये काम तो हो सकता है। तो भूपेंद्र जी हमारे पास हैं और भूपेंद्र जी नहीं नाचते, इनको हेजिटेशन है। और ये हेजिटेशन है तो इसका मतलब इनको ये कभी जनरली नाचे नहीं होंगे, आगे होकर तो कभी भी नहीं नाचे होंगे, कभी भी नहीं। अच्छा, क्यों नहीं नाचे? प्रश्न नंबर 1। जैसे हेजिटेशन है, ये तो अभी वर्तमान में, ये हेजिटेशन चालू क्यों? प्रोसेस समझ रहे हैं? और ये कुछ भी आपकी तरफ देखते हैं तो जी परेशान मत होना, इनकी हालत भी ऐसी ही है। तो ये जबरदस्ती आपको डराएंगे ऐसे घूर घूर के, तो आप डरनो मत। इनको जब को खड़ा करेंगे तो इनकी हालत भी ऐसी कैसी होगी, तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अपन सीधी सीधी बात करते हैं, कहां से चालू हुई है एजुकेशन? सर कभी मतलब हाथ पैर हिलाए नहीं, कभी कोशिश भी नहीं की। कभी हाथ पैर नहीं हिलाए? आपने ऐसा कहा, क्यों नहीं हिलाए? कभी माहौल नहीं मिला सर उस तरह का। अच्छा, तो माहौल क्यों नहीं मिला? सर मैं परिवार में भी किसी की ऐसी कोई डांस नहीं किया, क्यों नहीं किया? आंसर लास्ट है, पता नहीं। और आपका भी अंतिम आंसर यही है, कुछ पता नहीं। जब उसको थोड़ा खोदूंगा ना मैं, तो लास्ट में आपको कुछ पता नहीं भाई साहब ये क्या प्रश्न कर रहे हो। बस नहीं नाचा तो नहीं नाचना यार भाई, इतना क्यों लंबा खींच रहे हो बात को। सबके दिमाग में यही चलता किसी भी काम को करने से पहले। अगर मैं आपको आरसीएम से कहूँ तो आपको लगता है कि यार मेरे से जो ज्यादा आदमी मिलेंगे नहीं, मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लोग मुझे क्या कह देंगे, किस भावना से देखेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये चाय बेचने आया है, शक्कर बेचने आया है, ये क्या काम है। इस तरह की आपके मन में बहुत सारे द्वंद्व।
और वो काम करने से पहले एनालिसिस करवाते हैं और काम करने से पहले ही रोक देते हैं। जैसे मैं कहूं कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, तो कुछ लोग तो तुरंत हाथ खड़ा करेंगे, कुछ लोग ऐसे आधा हाथ खड़ा करेंगे। उनको थोड़ा कंफ्यूजन है कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, चलो खड़ा भी कर लेते हैं, दिख भी जाएगा तो ठीक, नहीं दिखेगा तो ठीक। कुछ लोग है ना हाथ निकालने वाले होते हैं, तभी उनका दिल कहता है तू बनेगा करोड़पति। शक्ल देखिए आईने में और वो तुरंत वापस रख देता होगा, साला यार कोई हाथ कर रहा हूं मैंने, हाथ खड़ा कर दिया तो भी चक्कर पड़ जाएगा। मतलब वो खुद ही एनालिसिस करता रहता है, कुछ कहने वाला नहीं उसको। दुनिया में कोई साइंस नहीं, कोई किताब नहीं, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं जिससे ये पता चले कि कौन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा। हम अपना ही खुद एनालिसिस करते हैं। भाई अब जिन लोगों को सही ट्रेनिंग मिल जाती है वो टॉप पे चले जाते हैं, जिन लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिलती वो ज्यादा दिमाग होते हुए भी नीचे रहते हैं। अब दिमाग तो भगवान का है ना भाई, दिमाग तो भगवान का लेना देना है, दिमाग तो अल्लाह ताला का लेना देना है। दिमाग का किसी इंसान से क्या लेना देना, ये तो आपके गुणसूत्र का मामला है। किसी के अंदर दिमाग कम होता है, किसी के अंदर ज्यादा होता है, लेकिन दिमाग से टॉप पे चले जाओगे गलतफहमी में मत रहना। दिमाग तो झोपड़पट्टी में भी पैदा हो जाता है, लेकिन उसको माहौल नहीं मिलता, उसको वो ट्रेनिंग नहीं मिलती। एक आदमी थोड़ा पढ़ाई में कम होशियार है, लेकिन उसके पिताजी बहुत अमीर हैं, वो सीधा दून स्कूल में उसको डाल देते हैं। अब वहां पर क्या होता है, पढ़ाई में तो वो एवरेज है, लेकिन वहां पर उसे माहौल मिलता है। सारी दुनिया को बदलने की बात कर रहे होते हैं। कोई कह रहा सॉफ्टवेयर बनाएंगे, कोई कहता चांद पर जाएंगे, कोई कहता दुनिया को बदल देंगे। तो वो शुरू से ही बड़ा सोचना चालू कर देता है। तो दिमाग कम होते हुए भी रिजल्ट ज्यादा होते हैं। और कुछ लोग दिमाग ज्यादा होते हैं वे भी केले का होलसेल कारोबार करते हैं। तो दिमाग से इसका कोई लेना देना नहीं है, ट्रेनिंग से लेना देना। तो भूपेंद्र जी आपने अभी बताया कि मैंने इतनी देर भाषण क्यों किया, मैंने फालतू का भाषण इसलिए किया क्योंकि आप थोड़ा फेमिलियर हो जाएं स्टेज पर। क्योंकि जब आप आए ना तो आपके दिमाग में फिट था कि मुझे 2 मिनट में बिठा देंगे। तो ये उसी माइंड सेटअप से आए थे, लेकिन जब मैंने बात करना चालू की तो उनको लगा ये भूल गए। फिर जब इनको लगा ना भूल गए, तो अब इनको ये पता ही नहीं कि कितनी देर खड़ा रहना पड़ेगा। अब जो ही इनको पता चला कि कोई समय सीमा नहीं है, तो ये रिलैक्स होना चालू हो गए। क्या पता उम्र भर, क्या पता 2 घंटे। और जो ही ये रिलैक्स हुए, इनकी बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन। और जीवन में जब भी हम कहीं रिलैक्स होते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज अपने आप बोलना चालू कर देती है। और जब हम एकदम नए नए किसी फील्ड में होते हैं तो घबराते हैं, स्टेज पर बुलाया तो एकदम दिल की धड़कन धक धक करती है, सामने वाले क्यों घूर रहे हैं मुझे, इस तरह के मन में ख्याल आते हैं। तो अभी एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए भूपेंद्र जी, इस पूरी ट्रेनिंग में 2 घंटे के सेशन में आपको वहीं खड़े रहना है। अब जितना मैं आपको इनको करूंगा ये इतने दिमाग से फिट होते जाएंगे, फिर इनको टेंशन नहीं रहेगी। फिर ये थोड़ी देर बाद तो कहेंगे ले तेरे को जो करना कर। दिमाग में प्रोग्रामिंग फिट हो गई कि कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब कुछ हो ही नहीं सकता तो फिर आप किसी से डरेंगे ही। देखिए शुरू में मैं आपको कहानी सुनाकर डरा सकता हूं, लेकिन पहली बार में जो डर ज्यादा लगेगा, दूसरी बार कहानी में थोड़ा कम लगेगा। अब आपकी आदत ही पड़ जाए कि रोज कहानी सुने, तो फिर आप रूटीन में आते हैं। फिर कोई डर वाले भी कहानी सुनाए तो आप कहते हैं चल मैं खाना खाना चालू करता हूं, तू चालू कर। क्योंकि वो रूटीन का काम हो गया। और जब रूटीन चालू हो जाता है लाइफ में तो ये डर वाले सब अपने आप निकल जाता है। भूपेंद्र जी आपने कहा कि आपने कभी डांस नहीं किया, एक हेजिटेशन थी और आपको मौका ही नहीं मिला। यूं समझ लीजिए कि ऐसा कोई माहौल नहीं बना, ये सब कुछ बना हुआ था। जब आप सोच रहे तो मौका नहीं मिला था, उस समय आपके घर का कोई ना कोई आदमी नाच रहा था। जब आपने कहा कोई मौका नहीं मिला, तब दुनिया के सारे काम कोई रुके हुए नहीं थे, सब चालू थे। बस आप अपने दिमाग की बत्ती को ऑन नहीं कर पाए और आप नाच नहीं पाए। सीधा सीधा उत्तर है कि आपने शुरुआत नहीं की, इसलिए हुआ ही। अब मैं आपसे कहूं कि नाचो तो आप कहेंगे यार भाई साहब नाचना तो आता ही नहीं है, क्या करें। तो मैं आपको थोड़ा ट्रेन करता हूं, कैसे करते हैं। गौर कीजिए मैं क्या कर रहा हूं इनके साथ, और आपको थोड़ा हिट रहना है। इनको सिखाने के लिए आप आए हैं, इनके लिए कठपुतली नहीं है कि अपन डांस करेंगे और ये देखेंगे। हम दोनों गुरु हैं और जो हम इन दोनों को सिखाएंगे, है ना, सबको सिखाएंगे, उसी के हिसाब से आपको ट्रीट करना है। तो अब आपके दिमाग में फिट है, आपने कभी डांस नहीं किया। अब मैं आपको जो जो आगे से आगे बताता जाऊं, इंस्ट्रक्शन देता जाऊं, वो करते जाइए। सबसे पहले ये सोचिए माइंड में कि हम दोनों दोस्त हैं,
कई सालों बाद मिले, एक कमरे में बैठे थे, हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था, थम्स अप खुली हुई थी, नाश्ता पड़ा हुआ था, पुरानी बातें चल पड़ी थी, बातों में मंगीन हो गए। तभी मुझे पता चला कि बारिश आ गई। तो मैंने कहा पड़ोस में बनाता है एक बहुत अच्छा पकोड़े वाला, भूपेंद्र भाई, मैं पकोड़े लेके आता हूँ। लेकिन मैं बाय डिफॉल्ट, मेरी आदत थी, सबकॉन्शियस मन में मैं क्या होता, जब भी घर से बाहर निकलता था तो घर को बाहर से बंद कर देता था। तो रूम था, तो सबकॉन्शियस मन में मैं निकला बाहर, तो मुझे ध्यान नहीं रहा अंदर कोई है, मैंने बाहर से बंद कर दिया और पकोड़े लेना चला गया। अब आगे की सिचुएशन को भूपेंद्र भाई समझते। पकोड़े लेने चला गया, बाहर से मैंने बंद कर दिया, खिड़की खुली थी, खिड़की पर रेलिंग लगी हुई थी, खिड़की के अंदर कोई बड़ा चीज तो आ नहीं सकती, लेकिन बारीक बारीक चीजें आ सकती, राइट। अब आप गाना भी सुन रहे, सब कुछ चल रहा है, तभी अचानक आपकी नजर खिड़की पे गई। खिड़की पे एक ब्लैक कोबरा सांप आपके सामने फन मिलाकर आपकी आंखों से आंखें मिला। विजुलाइज कीजिए कि ऐसा हो रहा है कि सामने वाला सांप ऐसे क्यों आपको देख रहा, घूर कर। अब आप सोच रहे हैं क्या करूं। फिर आपने सोचा कि मैं कर भी क्या सकता हूं। आपने गेट को खड़खड़ा के देखा तो गेट बंद, मजबूत लोहे का। अब आपने कहा कि यार बस एक ही तरीका है, इंतजार करें, थोड़ा टाइम पास करें जब तक दोस्त आ जाए। लेकिन इधर पकोड़े वाले ने कहा कि भाई साहब अभी मैं बेसन पिसवा के लाया ही हूं, अब रुकिए। वो लेट करता जा रहा है। अब हालत आपकी खराब हो रही है, दोनों को सिचुएशन का पता नहीं क्या होगा दोनों के साथ। तभी सांप में थोड़ा मूवमेंट आता। अब सांप धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ना चालू होता। जब ये बढ़ना चालू होता तो ये पीछे की तरफ जाते, थोड़ा एक एक कदम पीछे जाते हैं, लेकिन जाते जाते एकदम कॉर्नर आ जाता। अब पीछे जाने का रास्ता ही नहीं, लेकिन सांप की स्पीड चालू है। सांप आता ही जा रहा, सांप एकदम पास में पहुंच गया। अब इनको पता नहीं कितने समय में वो पकौड़ी लेकर आएंगे। अब ये बड़े टेंशन में है, पसीना। अब इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये टाइम पास करे जब तक वो व्यक्ति नहीं आए। अब सांप इतना चालाक है कि वो इनके अंगूठे को पसंद कर लेता है, पैर वाले अंगूठे को पसंद कर लेता है। अब पैर वाले अंगूठे पर सांप काटना चाहता है। अब सिचुएशन है, यहां से हिल नहीं सकते, आपके पीछे कॉर्नर है, दोनों तरफ दीवार है ऐसे, ठीक है, पीछे कहीं जा नहीं सकते। सांप इस एंगल पर है और सांप, ये पैर सांप है, मैं समझ लीजिए, ये आपको यहां मारने की कोशिश करता, तो आप क्या करोगे? यही करोगे ना, यही करोगे, करो। अब ये मानो कि मैं सच्ची में सांप हूं। अब मैंने समझ लिया कि आप इस पैर से बहुत स्ट्रांग है, तो सांप भी होशियार है, वो कहता मैं इस पैर पे मारूंगा। अब दोनों पैर जब भी जमीन पे टिकेंगे मैं मार दूंगा। तो मैं इधर मारता हूं तो क्या करोगे, और इधर मारता हूं तो क्या करोगे? पीछे ज्यादा मत जाओ, पीछे कुछ है ही नहीं जब, तो यानी इस पैर को ऊपर ही कर सकते आप, पीछे ले जा नहीं सकते, पीछे तो जगह ही नहीं। तो ऐसे करो, तेज तेज करो, करते जाओ। स्टेप वन कंप्लीट कि सांप जो है फन मार रहा है और ये पैर को बार बार ऊपर नीचे कर रहा है, दिमाग में फिट है, सांप ये नाच नहीं रहे। आपकी फिर समझदारी के लिए बता दूं, आप ये मत समझ लेना नाच रहे हैं, ये बेसिकली इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं और ये पैर को टाइम पास कर रहे हैं, जितनी देर हो सके उतनी देर तक यूं कर रहे हैं ताकि तब तक दोस्त आ जाए। अब हुआ क्या, साइंस के विद्यार्थी और आपको जीव को देखकर पता चल जाता है कि किस कैटेगरी का है। तभी एक मादा एनाफिलीज मच्छर खिड़की में प्रवेश करता है। यह मच्छर का काट जाने का मतलब मलेरिया होने वाला है। अब इनके पास कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, लेकिन मच्छर ने भी देखा कि टारगेट सिंगल है, आज इसके सिर पर काट दो। उसने टारगेट बनाया यहां का। अब माइक दे दीजिए मुझे। अब यहां पर अगर मच्छर, पीछे तो जा ही नहीं सकते, वो नीचे चालू रखना है, वो तो बचना ही जरूरी है। अब मैं यहां मच्छर काटता हूं तो आप क्या करोगे, सच बताओ? ऐसा करोगे तो वापस आ जाएगा। तो मच्छर कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी, मार भी सकते हैं। तो मच्छर कैसे मारते हैं? ऐसे मार सकते हैं,
और दोनों हाथों से मारेंगे, देखो यहाँ पर बैठने के बाद मारोगे तब तक तो काट जाएगा, तो आप हवा में क्यों नहीं मारते इसको? हाँ मार सकते ना, मारो। अब नीचे वाला भी ध्यान रखो, वो तो है। चलो पैर को ऊपर करो, हाँ यस, करते जाओ करते जाओ। अब मच्छर भी मारो, मच्छर भी मारो। अब क्या हुआ, सिचुएशन समझते हैं, हाइट पकड़िए। सिचुएशन समझते हैं कि ये डांस नहीं कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको गलतफहमी के लिए बता दूं कि डांस नहीं कर रहे। अब हुआ क्या, लाइट चले गई, म्यूजिक बंद, और ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तभी अचानक लाइट आ जाती और म्यूजिक ऑन हो जाता है। उस समय भी वो यही कर रहे हैं। अब खिड़की के बाहर से एक आदमी निकल रहा है, इनको देख रहा है, तो क्या सोचेगा बताइए? क्या कर रहे डांस? वो तो मच्छर मार रहा है, लेकिन वो सोचेगा क्या, तो हमारा डांस कैसा होता है भाई? ऐसे ही तो डांस होता है। ज्यादा अच्छा डांस होता तो आप फिल्म में नहीं होते, है ना भाई? आप डांस नहीं करना जानते इसलिए तो घर पे कर रहे हैं, राइट? मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे नाचना नहीं आता, पता है नाचना नहीं आता। नाचना आता तो फिल्मों में होता। तो पहले तो दिमाग में फिट करो कि जिसको नाचना आता वही नाचता है। अरे नाचना आता तो नाचने के पैसे मिलते, तुम्हें मिले कभी? इसका मतलब नाचना, इसका मतलब है जिसको नाचना नहीं आता वो भी नाच सकता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि जिसको नाचना नहीं आता वो भी नाच सकता है। अब बाहर से जो भी निकला वो देख रहा है कि ये डांस कर रहा है, अंदर से इनका हृदय जानता है कि ये क्या कर रहा है। दोनों गलतफहमी में, एक सोच रहा डांस कर रहा है, ये सोच रहे साला मैं सांप से बच रहा हूं। ठीक है, यस। ये हुई पहली कहानी, हेजिटेशन खत्म। जब हम रूटीन में आते हैं, आपने कभी डांस किया नहीं इसलिए हेजिटेशन है। कभी आपका सच्चा यार अगर धक्का दे देता ना तो आपकी शुरुआत हो चुकी होती, और एक बार नाच कर चुके होते तो अभी आप खड़े नहीं होते, क्योंकि यहां पर तो वो आया है जिसने डांस नहीं किया। यहां पे आप में से कोई नहीं आया क्योंकि आपने किया। आपने कब किया? जब आपको किसी ने धक्का मारा, राइट? और जब हम धक्का खा लेते हैं ना एक बार, तो रूटीन में आ जाते हैं। तो ये ऑलवेज जो आप धक्के खाते रहते हैं, टेंशन में आते रहते हैं, परेशान आते हैं, तो इट इज एक्सपीरियंस। और जब ये एक्सपीरियंस आते हैं ना तो रूटीन में आते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय RCM।